ई लो अजय भाई तोहार पान। लाओ लाओ जो स्वाद तुम्हारे पान में है ना बिरजू, कसम से वो बात किसी और के पान में है ही नहीं। उधर दूसरी तरफ सुमित्रा सुबह से कुड़कुड़ाहट किए जा रही थी। सोचा था बहू घर में आएगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, वो रोज आंगन के पौधों को पानी देगी, लेकिन मेरे पौधे तो कितने ज्यादा मुरझा गए हैं। बहू को तो इनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब तो बल्कि मुझे पौधों के साथ साथ उसके मुंह पर भी पानी डालकर उसे उठाना पड़ता है। उधर कुछ औरतें आपस में खड़े होकर बातें कर रही थी। अरे तुमने उस कमला की बेटी के बारे में सुना? पता नहीं कहाँ उस कलवे विक्की के चक्कर में फंस गई। हाँ, मैंने तो परसों रात को उसको पिछली गली में उसकी बाइक से उतरते हुए भी देखा था। खैर हमें क्या, जो मर्जी करे। अच्छा मैं चलती हूँ, बिट्टू के पापा के लिए खाना भी तो बनाना है। ये है तूफान मोहल्ला, लेकिन जिस मोहल्ले का नाम ही तूफान हो वहाँ भला शांति का सवाल भी कैसे पैदा हो सकता है। अगले दिन उसी मोहल्ले में रहने वाली अनीता अपनी गैलरी में धड़ाम से गिर पड़ती है। ओई मोरी मैया, मर गई रे मर गई। हाय हाय, ये पानी कहाँ से आया? अभी तो शीला यहाँ पोछा लगा कर गई थी। तभी उसकी नजर पड़ोसन की टंकी पर जाती है जिसका पानी बह रहा था, और वही थोड़ा पानी उनकी गैलरी में भी आकर गिर गया था। अच्छा, तो ये सब इस बबीता का किया धरा है। जब से ये औरत मेरे पड़ोस में आई है ना, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। कितना भी समझा लो लेकिन इसको समझ ही नहीं आता। आज तो इसकी खैर नहीं। अनीता अपनी पड़ोसन के घर जाती है। बबीता, ओ बबीता, दरवाजा खोल। बबीता दरवाजा खोलकर बाहर आती है। क्या हुआ? गरम गरम आग के अंगारे खाकर आई हो क्या जो इतना चिल्ला रही हो? चुप कर बबीता की बच्ची, और दिखा कहाँ है वो। अरे कौन, कहाँ है? सही कह रही हूँ मैं, तभी तो सुबह से मोटर ऑन करके उसे शाम तक चलाए रखती हो। तुम्हारी टंकी का पानी गिर गिर कर मेरी गैलरी में आने लगता है, जिसमें मैं फिसल कर गिर गई और मेरी कमर में चोट आ गई। इतनी मुश्किल से मेरी कमर का दर्द ठीक हुआ था और आज तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और मेरी कमर में फिर से दर्द शुरू हो गया। जब से तुम तूफान मोहल्ले में आई हो तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो मेरी टंकी का पानी है, जहाँ मर्जी जाए, इससे तुम्हें क्या? अरे मेरी बला से वो नरक में जाए, मुझे क्या, लेकिन मेरी गैलरी में क्यों आ रहा है? अभी मैं तुम्हारे मकान मालिक से कहकर तुमसे एक घर ही खाली करवा देती हूँ। हा, बड़ी आई मुझे यहाँ से निकालने वाली। मैं भी देखती हूँ कौन हमसे घर खाली करवाता है। जो करना है कर ले। तभी बाहर खड़े उनके पति आपस में बात करते हुए, ये औरतों को भी लड़ने झगड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खैर हमें क्या, लड़ने दो इनको। चलो हम चलकर रामू की टपरी पर चाय पीते हैं। तूफान मोहल्ले का माहौल ही कुछ ऐसा था। आए दिन लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। हाँ, रहने दे तू गायत्री, मैं अच्छे से जानती हूँ ये जो रोज रोज मेरी छत पर तेरे कपड़े गिरते हैं उन्हीं को लेने के बहाने तू मेरे घर आती है ना, और साथ ही मेरे घर पर नजर रखने को भी मिल जाता है। हाँ, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू तो किसी देश की प्रधानमंत्री है और मुझे शौक है तेरे यहाँ क्या चल रहा है ये पता लगाने का। अरे हवा चल रही है, अब हवा पर भला किसका जोर चलता है? अगर कभी कपड़े तेरी छत पर आकर गिर भी गए तो कौन सी मुसीबत आ गई तुझ पर? हाँ, लेकिन तेरा ना कभी कभी का नहीं ना, रोज का ड्रामा है, समझी? तुम ठीक कह रही हो गीता बहन, पता है पहले इसके कपड़े हमारी छत पर गिरते थे, अब तुम्हारी पर गिर रहे। सच में बड़ी चालाक औरत है ये। हा, आई बड़ी, तू खुद तो जैसे बड़ी दूध की धुली है ना। बताऊं क्या तू इसकी क्या क्या चुगली करती है मेरे घर आकर? वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में आती हूँ। आग में घी डालने आई रमा अपना नाम आते ही दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं एक घर में पति पत्नी की बहस चल रही थी। अरे एक सोने की चेनी तो मांगी है तुमसे, कौन सा तुमसे ताजमहल मांग लिया? अरे तुमसे अच्छा तो पड़ोस की नीलम का पति है जो हर 3 महीने में उसे सोने की कोई न कोई चीज दिलवाता रहता है। अरे तो उसका पति बिजनेसमैन है, उसका कपड़ों का खूब बड़ा कारोबार है, वो सोना तो क्या उसे हीरा भी ला कर दे सकता है, और मैं ठहरा मामूली सी नौकरी करने वाला। तभी कहती थी अपने माँ बाप को किसी अच्छे लड़के से शादी करवा दो, लेकिन उन्होंने तो ना जाने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। उस तूफानी मोहल्ले का यही हाल था। ऐसे ही एक दिन, क्या बात है रेशमा, तू मुझे देखकर यूं हंस क्यों रही है? मेरे मुंह पर कोई चुटकुला लिखा हुआ है क्या? चुटकुला नहीं लिखा, तेरी तो शक्ल देखकर ही हंसी आ जाती है, और वैसे भी तुझ जैसी मुंह वाली को देखने से अच्छा है कि मैं किसी गटर के नाली को देख लूं। मेरे पास इतना समय नहीं है। तो तू कौन सा करिश्मा कपूर है, गिरगिट की तरह दिखने वाली औरत? चल चल जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी? चुड़ैल का और काम ही क्या होता है? तूने मुझे चुड़ैल कहा? अभी बताती हूँ तुझे। कोमल रेशमा के बाल पकड़कर खींचने लगती है और रेशमा भी उसके बाल पकड़कर जोर जोर से खींचने लगती है।
दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ते हुए झगड़ते हुए बाहर सड़क तक आ जाती है, जिससे सड़क पर जाम लग जाता है और गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। अरे कोई तो इन दोनों औरतों को समझाओ, इन दोनों ने तो पूरी की पूरी सड़क जाम करके रख दी है। लड़ाई झगड़ा मोहल्ले में ही करो, सड़कों पर नहीं। अरे ना भाई, ये मोहल्ले की औरतें ना बड़ी ही लड़ाकू होती हैं। इनके बीच पड़ना मतलब मुसीबत अपने गले में डाल लेना। ऐसे ही एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी से रिक्शा लेकर आता हूँ और तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। अब अनुज जल्दी से रिक्शे वाले को ढूंढने जाता है, लेकिन उस रोज शहर में रिक्शे वालों की हड़ताल थी, जिस कारण कोई भी रिक्शे वाला चलने को तैयार नहीं होता। तभी वहाँ रेशमा का पति तरुण आ जाता है। क्या बात है भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कोमल के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, कोई भी रिक्शे वाला चलने को तैयार नहीं है। आप घबराइए मत, भाभी को बाहर ले आइए, मैं जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता हूँ। अनुज कोमल को लेने चला जाता है। उधर रेशमा को जब ये बात पता चलती है तो वो भागती हुई कोमल के पास जाती है। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आप घबराइए मत, वो गाड़ी निकाल रहे हैं, जल्दी चलिए जल्दी कीजिए। वो सभी रेशमा को लेकर अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर और दवाई देकर घर भेज देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आपस में इतनी लड़ाई हुई है, लेकिन फिर भी आप हमारे इतने काम आए। भाई साहब, अब 4 बर्तन होंगे तो टकराएंगे ही, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम एक दूसरे का साथ ही ना दे। और वैसे भी मुश्किल वक्त में सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रेशमा बहन, आओ मेरे गले लग जाओ। वो दोनों सब भुलाकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं। यही तो हर मोहल्ले में रहने वालों का प्यार होता है। लड़ाइयां चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन जो मुसीबत के वक्त काम आ जाए, सच्चा पड़ोसी भी तो वही है। वीरपुर गांव में यमुना नाम की एक औरत अपने बेटे गोपाल के साथ रहती थी। गोपाल बहुत छोटा था जब उसके पिता चल बसे। पति के जाने के बाद यमुना के पास घर चलाने का कोई जरिया नहीं था। तब उसकी पालतू भैंस शर्मीली ने उसका बहुत साथ दिया। यमुना के पास शर्मीली नाम की एक भैंस थी। उसी के सहारे यमुना ने अपने परिवार को चलाया। यमुना अपनी भैंस का दूध बेचकर घर चलाने लगी। उसकी भैंस का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव के सभी लोग यमुना से ही दूध लेते थे। कुछ सालों बाद यमुना ने गोपाल को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। वहीं गोपाल को सुधा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी माँ को बिना बताए सुधा से मंदिर में शादी कर ली। आज वो गांव वापस आने वाला था। यमुना बहन, 2 किलो दूध कर देना, 1.5 किलो मुझे भी देना। क्या बात है यमुना बहन, आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। बात ही खुशी की है शारदा बहन, आज मेरा बेटा गांव वापस आ रहा है। बस जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। पता नहीं शहर में उसे क्या खाने को मिलता होगा और क्या नहीं। अच्छा, तो ये बात है, चलो बहुत बढ़िया हुआ। कब से बेटे के बिना अकेले रहते रहते तुम उदास हो गई हो। अब वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ काम में भी मदद कर देगा। हाँ वो तो है। अरे आ रही हूँ शर्मीली, तू क्यों आवाज लगा रही है? मैं जानती हूँ तू भी गोपाल का नाम सुनकर बहुत खुश हो रही है। रुक, मैं अभी तुझे चारा डालती हूँ। यमुना की भैंस शर्मीली अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी गोपाल के आने की खुशी मना रही हो। शाम के समय गोपाल आ जाता है, पर अपने बेटे के साथ बहू को देखकर यमुना को बहुत बुरा लगता है। माँ तुम नाराज मत हो, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। सुधा के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि हम ये शादी जल्दी से जल्दी कर लें, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाया। अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप चिंता मत करो। और माँ सुधा बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की है, आप एक दूसरे को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखती हूँ वो मुझे कितना समझती है। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत फर्क है बेटा। यमुना सही कह रही थी, गांव के रहन सहन और शहर में बहुत फर्क है। यमुना की तरह सुधा घर के कामकाज नहीं कर पाती थी, उसे तो घर का कोई काम भी करना नहीं आता था। गोपाल, तुमने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है? मुझसे ये घर के काम नहीं होते, हमें शहर वापस चलना चाहिए। भैंस का गोबर साफ करो, उसे चारा डालो, उसे नहलाओ। सारा दिन गोबर की बदबू से मेरा बुरा हाल हो रहा है। कैसी बात कर रही हो सुधा, यहाँ पर सारा कामकाज बना हुआ है। मैं तो यहाँ पर बढ़िया सी दूध की डेयरी खोलने की सोच रहा हूँ। दूध, घी, पनीर, दही और कुछ खास मिठाइयों की बहुत ही बढ़िया डेयरी खुल जाएगी। हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। शहर में घर का किराया, खर्चा पानी इतना ज्यादा है, वहाँ पर मुझे काम सेट करने में ही सालों गुजर जाएंगे। और यहाँ पर मेरा अपना खुद का घर का काम है, हम शहर में क्या करेंगे? तुम्हें पता भी है हमारी भैंस का दूध पूरे गांव में मशहूर है। सोचो हम कितना कमा लेंगे, और फिर हमारे यहाँ रहने से माँ को भी सहारा रहेगा। वो बेचारी अकेले काम नहीं संभाल पाती है। अच्छा तुम काम करो, मैं थोड़ी देर बाजार होकर आता हूँ। कह तो गोपाल ठीक ही रहे हैं।
शहर में काम करने के लिए पैसों की भी तो जरूरत होगी। यहाँ पर तो अपना मकान अपना काम है, और फिर हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। कुछ सालों में अच्छे पैसे कमा लिए तो बाद में शहर में जाकर बस जाएंगे। पर मुझे किसी भी तरह से सासू माँ से अलग होना है, ताकि उस भैंस पर मेरा कब्जा हो जाए। पता नहीं, माँ जी तो बहुत चालाक है, कितने पैसे अपने अंदर करके बैठी होंगी। सुधा को पता था कि गोपाल गांव में ही काम बढ़ाने वाला है, इसलिए वो अलग होने के रास्ते ढूंढने लगी। गोपाल, सुबह से काम करके मैं थक गई हूँ। मेरे आने के बाद माँ जी ने घर के सारे काम मेरे ही जिम्मे डाल दिए हैं। भैंस को नहलाना, धुलाना, गोबर साफ करना, चारा डालना, सारी देखभाल तो मैं करती हूँ। ऐसे थोड़ी होता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो फिर मैं अलग ही रहूंगी। मुझे माँ जी के साथ नहीं रहना। और हाँ, उस भैंस पर मेरा हक है। मुझे तो बस बंटवारा चाहिए, भैंस का बंटवारा। सुधा इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी कि उसकी बात यमुना के साथ साथ पड़ोसियों ने भी सुन ली और सब वहां आ गए। बहू, बंटवारा, वो भी मेरी शर्मीली का? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम जानती ही क्या हो शर्मीली के बारे में? उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है, उसकी देखभाल की है। तुम मेरी शर्मीली को एक दिन भी रख कर तो दिखाओ, वो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, इस भैंस की देखभाल मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। पर एक शर्त है, आप बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं जैसी मर्जी भैंस की देखभाल करूं, आप उससे दूर रहोगी। गोपाल, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। माँ, अगर सुधा चाहती है तो आप उसे भैंस दे क्यों नहीं देती हो? उसे एक बार कोशिश करने तो दो। कहीं ऐसा ना हो आप दोनों के झगड़े में मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। गोपाल बेटा, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर खराब हो। अगर बहू की यही इच्छा है तो आज से मैं अपनी शर्मीली बहू के हवाले करती हूँ। यमुना बहन, इतने सालों से हम देख रहे हैं शर्मीली को तुमने बहुत लाड़ प्यार से पाला है। कहीं ऐसा ना हो बंटवारे के चक्कर में एक निर्दोष जानवर परेशान हो जाए। सब गांव वाले भी क्या समझाते। सुधा तो बंटवारे की जिद पर अड़ गई थी और ऐसा ही हुआ। भैंस अब पूरी तरह से सुधा के हवाले थी। गोपाल किसी काम से शहर चला जाता है। सुधा तो आलसी थी, उसने भैंस के प्रति लापरवाही दिखानी शुरू कर दी। वो सुबह उठकर ना तो भैंस का गोबर साफ करती, ना उसे नहलाती धुलाती और ना ही उसे समय पर चारा देती। इसी कारण भैंस कमजोर होती गई। सुधा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब सुधा भैंस का दूध निकालने गई तो देखा कि भैंस जमीन पर गिरी हुई है। ये देखकर सुधा घबरा गई। माँ जी जल्दी चलिए, शर्मीली बेहोश हो गई। क्या? शर्मीली बेहोश हो गई? मैंने तुम्हें कहा था बहू, जिद मत करो, शर्मीली मेरे बिना नहीं रह सकती। गोपाल उसी समय शहर से आया और वो भी घबरा गया। शर्मीली उठ, देख मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ, आंखें खोल शर्मीली। सुधा, शर्मीली की देखभाल की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, फिर उसका ये हाल कैसे हो गया? माँ, सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही तुम्हें भैंस के बंटवारे के लिए कहा। मुझे माफ कर दो माँ, काश मैं सुधा की बात न मानता। मुझे माफ कर दो गोपाल, गलती मेरी ही है। मेरे कारण आज शर्मीली इस हालत में है। मैं सचमुच माँ जी की तरह शर्मीली की देखभाल नहीं कर सकी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। यमुना दौड़कर चारे के पास जाती है और चारे को उठाकर शर्मीली के आगे रखती है। शर्मीली को यमुना के स्पर्श का एहसास होता है। वो थोड़ा सा हिलती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। यमुना अपने हाथों से शर्मीली को चारा खिलाती है। शर्मीली खुशी खुशी ढेर सारा चारा खा लेती है, मानो वो कब से यमुना के हाथों से ही चारा खाना चाह रही थी। सुधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो यमुना से माफी मांगती है। माँ जी, शर्मीली आपके बिना नहीं रह सकती। कि आपकी भैंस है और आपके साथ ही रहेगी। बहू, शर्मीली अब ठीक है, मुझे इस बात की खुशी है। और मेरे जाने के बाद शर्मीली की देखभाल तुम्हें ही तो करनी है। जैसे मैं शर्मीली की देखभाल करती हूँ, वैसे तुम्हें भी उसकी देखभाल करनी है, ताकि हमारी शर्मीली इस तरह से कभी बीमार ना पड़े। सुधा अपनी सास की बातों को समझ जाती है। कुछ दिनों में शर्मीली फिर से ठीक हो जाती है। अब सुधा और यमुना मिलकर शर्मीली की देखभाल करती थी। शर्मीली ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया। गांव के लोगों को भी अब ताजा दूध फिर से मिलने लगा। गोपाल भी अपनी माँ और पत्नी का आपस में प्यार देखकर बहुत खुश था।